हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता और संरक्षण। यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है तथा इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में वहाँ हमने क्लियर किया था कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे दो टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैव विविधता के प्रतिरूप अर्थात कितने पैटर्न्स में जैव विविधता पाई जा सकती है, और जो अगला टॉपिक होगा आज की वीडियो का वह होगा जैव विविधता का महत्व। तो चलिए बात करते हैं जैव विविधता के प्रतिरूप पर। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप बहुत आसानी से समझिएगा। चूँकि कोई भी परिघटना होती है या कुछ भी पाया जाता है तो उसका एक पैटर्न होता है, अर्थात एक प्रतिरूप होता है जिस तरह से वो पाया जाएगा। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी गोल होती है और इसके सेंटर में भूमध्य रेखा पाई जाती है। भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छा पहुँचता है, नमी अच्छी होती है, वर्षा अच्छा होता है और इस क्षेत्र में जो जैव विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे चल कर के हम जानेंगे कि क्यों ज़्यादा होती है और अन्य स्थानों पर कम क्यों होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पैटर्न की। तो जब भूमध्य रेखा से हम नीचे की ओर या ऊपर की ओर कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो अगर भूमध्य रेखा के इधर उधर हम लोग बढ़ते रहते हैं और जितना ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ही जैव विविधता धीरे धीरे घटती रहती है। इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जबकि यहाँ जो क्षेत्र पाया जाता है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे अब हम जाएंगे ध्रुवों पर देखेंगे तो वहाँ पर तो जैव विविधता बहुत कम पाई जाएगी, अर्थात जीवों की जातियाँ, पौधों की जातियाँ बहुत कम होती हैं। कुछ पोलर अर्थात ध्रुवीय भालू या ध्रुवीय फॉक्स आदि ही जातियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसका भी कारण हम बताएंगे कि यहाँ पर जैव विविधता कम क्यों है। तो एक तो ये हो जाता है कि यदि हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से दूर निकलते हैं, भूमध्य रेखा से दूर जितना बढ़ते रहते हैं उतनी ही जैव विविधता कम होती रहती है। इसे ही हम बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता, जिसके बारे में अभी समझने वाले हैं नेक्स्ट। और दूसरी भी समझा देते हैं। दूसरी है यदि हम पृथ्वी की जो समतल भूमि अर्थात मैदानी भाग से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मैदानी भाग से हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो भी जैव विविधता कम होती है। मैदानी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है, जबकि अगर पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे या ऊंचाई पर जाते हैं तो जैव विविधता कम होती है। तो उसको भी बोला जाता है तुंगीय प्रवणता अर्थात एल्टीट्यूड ग्रेडियंट्स। तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ साथ में जानेंगे कि जातीय क्षेत्र संबंध क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जैव विविधता के निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं। सबसे पहला अक्षांशीय प्रवणता अर्थात लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। तो इसका अर्थ होता है भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर 3.5 अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो बहुत अधिक होती है। लेकिन यदि हम इससे दूर जाते रहें, मतलब भूमध्य रेखा के दोनों ओर अगर हम 66.5 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से कुछ कम विविधता मिलती है। इस तरह यदि हम 90 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं तो वहाँ सबसे कम जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो जैव विविधता है वह सबसे अधिक होती है। ऐसे यदि हम बात करें तो कोलंबिया जो कि भूमध्य रेखा के पास स्थित देश है, पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की जो कि 41 डिग्री उत्तर में है, वहाँ पर सिर्फ 105 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। चूँकि हमने आपको अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही समझाया था, अगर हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। जैव विविधता क्या होती है, कम होती है। तो जो हम
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी। जैसे कि हमने देखा कि कोलंबिया जो है वहाँ पर लगभग 1400 पक्षियों की प्रजातियां पाई जा रही हैं, जबकि न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 पाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वह 41 डिग्री पर है, जबकि यह सिर्फ जो है वह 3.5 डिग्री के अंदर के क्षेत्र में आता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अधिक है जैव विविधता, ऐसा नहीं है, चूँकि भारत भी है वो भूमध्य रेखा के पास कुछ भारत का भाग पाया जाता है, इस कारण यहाँ भी जैव विविधता देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता का क्या कारण है। जो कि हमने कहा था कि पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है या उसके 3.5 डिग्री उत्तर और 3.5 डिग्री दक्षिण। फिर से समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पर भूमध्य रेखा मान लेते हैं और ये 3.5 डिग्री हम मान के चलते हैं, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आखिर क्यों? तो इसको समझ लीजिए। इसका कारण यह है कि यह समुदाय शीतोष्ण समुदाय की तुलना में अधिक पुराना है, अर्थात यहाँ जीवन बहुत समय पहले से पाए जा रहे हैं। यहाँ अधिक अस्थायी वातावरण पाया जाता है, अर्थात हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती हैं। जबकि अगर आप देखो, जब शीतोष्ण क्षेत्र में जाएंगे या हम ध्रुवों पर जाते हैं तो वहाँ तो ग्लेशियर्स जो हैं वो बनते रहते हैं और फिर पिघलते रहते हैं। ऐसे में बहुत सारी जातियाँ वहाँ विलुप्त होती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो ग्लेशियर वाला कोई चक्कर नहीं है। ध्रुवों पर ग्लेशियर बने बड़े बड़े और फिर पिघल गए तो बहुत सारी जातियाँ समाप्त हो गई, तो वहाँ पर नई जातियाँ नहीं पनप पाती हैं, लेकिन यहाँ जातियों को पनपने और अच्छे से ग्रो करने के लिए अच्छा वातावरण होता है। यहाँ का वातावरण गर्म होता है, तापमान अच्छा रहता है, प्रकाश समुचित मिलता है तथा नमी भी रहती है, तो अच्छा वातावरण है। प्रकाश और यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो यही कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वह है एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, अर्थात तुंगीय प्रवणता। जो कि हमने कहा था जब मैदानी क्षेत्र से ऊपर जाते हैं तो भी जैव विविधता कम होती है। तो अक्षांशीय प्रवणता की भांति ही मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़ने पर जातीय विविधता की कमी हो जाती है, क्योंकि हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी आने से जैव विविधता कम होती चली जाती है। नेक्स्ट जो है तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जातीय और क्षेत्र में क्या संबंध है, अर्थात जीवों की जो जातीय हैं और उनका जो क्षेत्र है उसमें क्या संबंध है। तो इसको भी एक उदाहरण से आप समझिए कि मान लेते हैं यह पृथ्वी है और इसमें एक विशेष भूभाग है, जैसे ये विशेष भूभाग है और यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ पाई जा रही हैं, बहुत सारी जातियाँ पाई जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये जातियाँ, अब ये क्षेत्र तो सीमित है, अब धीरे 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 अगर क्षेत्र में देखेंगे तो अगर यहाँ सबसे अधिक जातियाँ पाई जा रही हैं, तो जब हम साइड्स में जाएंगे, मतलब जंगल के किनारों पर जाएंगे, तो वहाँ पर उसकी संख्या कम होगी, अर्थात कुछ स्थान ऐसा होगा जहाँ पर जातियाँ उच्चतम होंगी और फिर घटती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको? अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से समझ लीजिए कि जो जाति होगी, जातियों की संख्या पहले बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक सीमा के बाद वह नहीं बढ़ेगी और घटती हुई शून्य तक चली जाएगी। जैसे जंगल में यदि बात करें तो घने जंगलों में कुछ पेड़ की जातियाँ बहुत पाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते होते वो कम ही हो जाते हैं, जबकि जंगलों के बीचों बीच में उनकी संख्या बहुत थी और किनारों पर बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने काफ़ी शोध और अध्ययन के फलस्वरूप बताया कि किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण, अर्थात वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड होगी, कितना ज़्यादा फैलेगी, ठीक है, एक्सप्लोर्ड क्षेत्र के साथ केवल एक हद तक ही बढ़ सकती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और जातियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब मानव थोड़े है, मानव तो हर जगह देखिए आप सर्वाइव करता है, लेकिन मानव में भी आप देखेंगे, एक उदाहरण देते हैं मानव का, तो अगर ये मान लेते हैं कोई सिटी है तो यहाँ बहुत घनी आबादी होगी, लेकिन आप देखेंगे कि सिटी से बाहर निकलने लगेंगे तो धीरे 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 आबादी वहाँ पर कम होने लगेगी, है ना। तो इसके अनुसार
जातीय समृद्धि के मध्य संबंध एक आयताकार अतिपरवलय के रूप में परिलक्षित होता है, जो कि डायग्राम हमने बना दिया है। आप इस डायग्राम से समझ लीजिएगा कि ये है जातीय समृद्धि और ये है क्षेत्र, ठीक है। और ये लॉग का हम कह सकते हैं रेखा है, और यहाँ ये जाति है, ये क्या है, जाति है, ठीक है। शुरुआत में तो बढ़ती है और फिर इसके बाद घटती रहती है। जो भी प्रतीक हैं उनका हमने बता दिया कि प्रतीक क्या होता है। जो जातीय समृद्धि है, यश बराबर होता है CA², जहाँ C अंताखंड है और A क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। तो और J क्या है, Z क्या है, Z इसकी जो ढलान है नीचे की ओर, इसको बोलते हैं Z। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वह है जातीय विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व है। मतलब जो जातियों के अंदर भिन्नता पाई जाती है, मतलब हमने बताया था कि एक जाति के लोग ही बहुत प्रकार के होते हैं ना, ऐसे एक जाति के जो जानवर हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर हम काऊ को लेते हैं तो काऊ एक जाति है, लेकिन उसमें कितनी ज़्यादा प्रजातियां हैं आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे बात करें अगर, तो जातियों की संख्या पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है, महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 है, किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या में जातियाँ उपस्थित होंगी उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे बहुत सारे ग्रासेस पाई जा रही हैं और उनको खाने वाले खरगोश पा रहे हैं, फिर खरगोश को खाने के लिए भेड़िया, ऐसे ही ये सिस्टम बढ़ता रहता है और उत्पादकता भी बढ़ती रहती है। ऐसे उच्च जातीय विविधता वाला पारितंत्र अधिक स्थायी होता है और लंबे समय तक स्थिरता को बनाए रखता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट्स में 2 ही पॉइंट लिखिएगा। और जो अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं, ऐसे आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 है कृषि में महत्व। तो कृषि में महत्व होता है अनेक उपयोगी कृषि फसलों के जंगली संबंधी कई रोगों ऐसे ही पीड़कों आदि के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। इनसे वांछित जीन का स्थानांतरण द्वारा या संकरण द्वारा वांछित गुणसूत्र वाले फसली पादपों को प्राप्त किया जाता है, जैसे धान गेहूं के रोग प्रतिरोधक किस्में। अब हो सकता है ना समझ आया, लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं ये गेहूं है, जो कि हम फसल इसको उगाते हैं अपने खेतों में, लेकिन इसी जाति का गेहूं का ही एक जंगली गेहूं है। अब जंगली गेहूं है तो वहाँ तो वातावरण जो होगा वो बहुत कठिन होगा। हम लोग जो फसल बोएंगे वो तो मान लेते हैं कि वो सरलता से उग जाएगा, लेकिन वहाँ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे उसको बहुत सारे विषम परिस्थितियों से भी सामना करना पड़ता है और उसको जमना भी पड़ता है। तो जो ये अनुकूलन की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसके जीन्स को हम लोग इसमें डाल देंगे, जिसके कारण हमारा जो गेहूं की प्रजाति होगी या धान की प्रजाति होगी उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है खाद्य में महत्व। तो पादपों के अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में 80 से 90% खाद्य सामग्रियों पादपों से केवल 10-12 प्रजातियों से ही प्राप्त होती हैं। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पादप जातियों में से नए खाद्य स्रोतों की तलाश आवश्यक है, और इससे क्या किया जाएगा कि कुछ जंगली और हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम लोग अभी तक नहीं खाते हैं, उनसे भी भोजन प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है औषधि में महत्व। तो औषधि में तो बहुत सारा महत्व, क्योंकि जड़ी बूटियां जो हैं वो जैव विविधता के कारण ही तो हमें मिल रही हैं। तो वर्तमान में भी लगभग 70% औषधियाँ प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती हैं। ऐसी बात करें तो पारिस्थितिकी महत्व है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का विशेष महत्व है। जीव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र का भरण पोषण क्षमता बढ़ाते हैं। कहने का मतलब हर जीव, जैव विविधता या किसी भी क्षेत्र में उपस्थित हर जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक खाद्य श्रृंखला को वो पूरा करता है, और इसी तरह पारितंत्र कंप्लीट होता है। और पारितंत्र से ही तो जियोम बना है, और जियोम से ही हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर बना हुआ है। तो इस तरह सिस्टम चलता रहता है। ऐसे ही अगर बात करें उद्योगों में महत्व, तो पादप व जंतु अनेक उत्पादों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे गोंद, रबड़, ऊन, चमड़ा आदि। तो ये टॉपिक्स थे
और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे। जैव विविधता का प्रतिरूप इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में जैव विविधता का काम क्या महत्व है ये भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको कम महत्वपूर्ण मत समझिएगा। आगे आने वाले टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका भी जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि इससे लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है और सबसे लास्ट लेसन है। इसके बाद 12th की जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो भी रिवीजन वर्क कराना होगा वो हम वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। और आई होप बायोलॉजी में सबके 95 से तो एबव नंबर ही आने चाहिए।